गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन और इसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 372। शुरू के इलस्ट्रेशंस कुछ लल्लू लल्लू होते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। हाउ विल यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ फॉलोइंग एसेट्स: शेयर हेल्ड इन कंपनी इन लिक्विडेशन, बोनस शेयर्स, फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये लल्लू लोग साले। शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे? जब से हमने परचेज किए तब से लेके लिक्विडेशन की डेट तक, ठीक है। बोनस शेयर्स जब से उन्होंने अलॉट किए तब से लेके सेल की डेट तक। फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हो आप लोग? कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हो? मतलब अब मुझे घर चाहिए पर मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं खुद लैंड परचेज करूं और खुद का घर कंस्ट्रक्ट भी कराऊं। या तो इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, या इतनी समझ नहीं है, या फिर इतना टाइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अकेले को कुछ करना हो तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने मेरे जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ढूंढ लिए जिन सबको घर चाहिए था और सबकी पोजीशन मेरे जैसी ही थी। तो हम सब ने हम सब ने पहले तो एक सोसाइटी बनाई। सोसाइटी बनाने के बाद हम सब ने अपने अपने रिसोर्सेज पूल किए। उन रिसोर्सेज से एक जगह खरीदी, उस जगह पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई और उस स्टोरी के जो वो थे फ्लैट्स थे वो हमने हमारे सोसाइटी के मेंबर्स को अलॉट कर दिए। तो अब मैं एक मेंबर हूँ जिसे वो एक घर अलॉट हुआ है। तो वो जो घर है मेरा, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से काउंट होगी? डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके जब मैंने उसको सेल किया है तब तक, ठीक है। इसका आंसर रीड करने का रहेगा आप लोगों को, वहाँ पे लिख दो रीड। सॉल्यूशन पे या क्वेश्चन में लिख दो रीड, क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, फिर भी अगर 1 मार्क्स में आया तो आपका नसीब है, आज तक तो नहीं आया। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये नहीं पढ़ सकते अपन, क्वेश्चन फिर भी कर लेता हूँ मैं क्योंकि ये टॉपिक नहीं पढ़ा अपन ने। ए इज़ द ओनर ऑफ अ कार. On 1/4/2023, he starts a business of purchase and sale of motor car. He treats the above car as a part of stock in trade of his new business. He sells the same on 31st March 2024 and gets a profit of rupees 1 lakh. Discuss the tax implication on his hands under the head capital gain. Underline करो, under the head capital gain. बताओ क्या इम्पैक्ट आएगा? एक मिनट, कैपिटल एसेट नहीं मानते किसको? स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं मानते तो नहीं लेंगे। वो तो यूं कह रहा है कि उसके पास जो पर्सनल कार थी उसने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। पर्सनल कार एसेट नहीं होती, यही आंसर है, देख लो। Since car is a personal asset, conversion of treatment of the same as the stock in trade of his business will not be trapped by the provision of section 45(2). Hence, A is not liable to capital gain tax. ठीक है। Now, question illustration number 3. X converts his capital asset acquired in June 10, 2005. ये सिद्धि वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अरे बेटा, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करो तो ट्रांसफर माना जाता है, कैपिटल गेन आता है। तो वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं था जिसको मैंने ट्रांसफर करा। डोमेस्टिक मूवेबल एसेट हमारे कैपिटल एसेट नहीं होते एक्सेप्ट 6 थिंग्स, ठीक है। ओके, अब आ जाएगा वो सिद्धि वाला क्वेश्चन। ये सिद्धि कन्वर्ट्स हर कैपिटल एसेट एक्वायर्ड ऑन June 10, 2005 फॉर रुपीज 60,000 इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन March 10, 2023। अंडरलाइन करो, डेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? डेट ऑफ ट्रांसफर। कन्वर्ट कब हुआ? March 10, 2023। और ऊपर वाला ब्रैकेट के अंदर भी डेट मार्क करो, June 10, 2005 में परचेज किया था, कितने में? 60,000 में। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द अबव कन्वर्जन वाज 5,50,000। अंडरलाइन करो और लिख दो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FVC। She subsequently sells the stock in trade, so converted for 6 lakh on June 10, 2023. अंडरलाइन करो दोनों चीज़, 6 लाख भी, June 10, 2023 भी। डिस्कस द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन एंड डिस्कस इनकम एंड बिजनेस इनकम। सबसे पहले तो चार्जेबिलिटी मतलब टैक्सेबिलिटी कब आएगी?
जब कन्वर्ट हुआ तब, कि जब वो सेल हुआ तब? चार्जेबिलिटी मतलब टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी मतलब टैक्स पे करने की लाइबिलिटी कब आएगी? कन्वर्ट हुआ कि सेल हुआ? सेल हुआ। यही तो पढ़ा है ना कि इन स्पेशल केसेस में टैक्सेबिलिटी को डेफर कर दिया जाता है जब तक कि आपके हाथ में पैसा नहीं आ जाता। ऐसे कौन कौन से केस थे? पहला केस था इंश्योरेंस क्लेम वाला, दूसरा वाला क्लेम था ये कन्वर्जन वाला, तीसरा वाला आपका कौन सा टॉपिक था? कंपल्सरी एक्विजिशन वाला। याद आया? ठीक है। लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ तक होगा? ईयर ऑफ ट्रांसफर तक। ट्रांसफर कब माना जाता है? कन्वर्जन। तो पहले तो ट्रांसफर का ईयर देखो, डेट नहीं। अब डेट से ईयर आइडेंटिफाई करो और सेल का ईयर आइडेंटिफाई करो। परचेज कब किया था मैंने? अब मुझे डेट नहीं बोलो, डायरेक्टली ईयर बोलो। अरे ढक्कन हो, फाइनेंशियल ईयर तो बोलो ना। 5-6 के 4-5 5-6 2005-6 में मैंने परचेज किया। कन्वर्ट कौन से फाइनेंशियल ईयर में किया? 22-23। बहुत सारे बच्चे तो यही फेल हो जाते हैं। सीए कैसे बनाए उनको? 2023 देखते ही हो तो 23-24 कर देते हैं। कौन सा 23 है? मार्च 23 है ना, तो 22-23। और सेल कौन से ईयर में हुआ? 23-24। ओके। क्वेश्चन में आपको इंडेक्स नंबर दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे। वो देते हैं, इसमें नहीं दिए हैं, पर वो एग्जाम में वो लोग इंडेक्स नंबर देते हैं। ठीक है, तो वो इंडेक्स नंबर वाली टेबल कहीं ना कहीं छुपा रखी होगी उन्होंने। मैंने आपकी बुक में दिखाई कि नहीं दिखाई उस टेबल को आपको? अभी तक पहली बार ही खोला है ना बंदा, तो अभी तो ढूंढते हैं। पीछे होगी, इस क्वेश्चन के पीछे होगी, पेज नंबर 3.391। बेटा इस पेज को फोल्ड कर दो प्लीज। 391, इसमें इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं आपको। आगे 391 में जल्दी से इंडेक्स नंबर देख के बताओ। पहले 5-6 का 117, 22-23 का 331, और ये तो हमें याद है इसी 348। अब देखो 2-3 सिनेरियो डिस्कस कर लें एग्जाम में क्या हो सकता है। पहले बिल्कुल ही आम जिंदगी, ये तीनों नंबर आपको क्वेश्चन के नीचे गिवन होंगे, जैसे बाकी सारे क्वेश्चन में गिवन है। CII ऑफ 2005-6, 22-23 एंड 2023-4 इज 117, 331, 348 रेस्पेक्टिवली, ये गिवन होगा। दूसरा सिनेरियो घबराने वाला, ये गिवन नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? तो फिर आपका जो एग्जामिनर है उससे आप इंडेक्स नंबर की टेबल मांग सकते हो। ठीक है, तो सर ये इंडेक्स नंबर की टेबल ला के दो, हमें कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, इसमें इंडेक्स नंबर गिवन नहीं है। तो आपका जो एग्जामिनर है पहले तो इतनी समझ रखता हो कि ऐसी कोई टेबल है और वो अवेलेबल कराई जाती है। अगर वो कर दे तो वेल एंड गुड, काम हो गया हमारा, 1-2 मिनट वेस्ट हुए जो हुए। लेकिन अगर वो कहे, क्योंकि उसको पता नहीं होगा, तो वो सारे ही बाड़े पे आते हैं। मैं भी बाड़े पे ही हूँ यहाँ पे, तू भी बाड़े पे ही आया यहाँ पे, ज़्यादा समझदार बन रहा है क्या? सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमको। ठीक है, अब अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, पहले तो वो भी परेशान तो वो भी होंगे। फिर वो जाएंगे ऑफिस में, पूछ के आएंगे, वहाँ से भी उनको भी कुछ समझ नहीं होगी तो मना कर देंगे, ऐसी कोई टेबल नहीं है। तो अब क्योंकि ये इशू रेज हो चुका है, ठीक है, तो 2 बातें हो सकती है कि या तो इंडेक्स नंबर कोई देवदूत याद करके आया हो, वो बता दे। ऐसा कोई नहीं होगा तुम्हारे पूरे हॉल में, सब गधे हैं, किसी पे विश्वास मत करना। तो फिर लास्ट सिनेरियो आप ये अज्यूम कर सकते हो, ये आप अज्यूम कर सकते हो। आपसे सिर्फ वो लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो याद होगा ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर लें तो ये लास्ट ईयर का 331, ये पता है किसको याद होगा? जो दूसरा अटेम्प्ट दे रहा होगा। ठीक है, ये उसको याद होगा। ठीक है, तो वो 331 तो बता देगा, ये किसी के बाप को याद नहीं होगा 170। ठीक है, तो ये आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके।
हाँ, तुम अज्यूम कर रहे हो तो उनके बाप को थोड़ी पता पड़ेगा तुमने अज्यूम क्या है। नोट तो करना देना पड़ेगा ना। नोट तुम पूरा लिखना कि क्वेश्चन में CIA नंबर गिवन नहीं है, एग्जामिनर ने हमें CIA नंबर की टेबल प्रोवाइड नहीं कराई है, तो वी हैव अज्यूम पूरा, क्योंकि हमारी गलती नहीं है बेटा। हमसे वो इनकम टैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इंडेक्स नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये किसी के CA को भी याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है यार, मैं भी उसको टेबल को रेफर ही करता हूँ, तो ये हमारा काम नहीं है। ये आप लिख सकते हो वहाँ पे बिंदास, ठीक है। ओके, अब हमने क्या पढ़ा है सर, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे लिए क्या था, कैपिटल असेट, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये मेरे लिए बिजनेस असेट, या यूँ कहो स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ से यहाँ तक की इनकम क्या है मेरे लिए, कैपिटल गेन, और यहाँ से यहाँ तक बिजनेस एंड प्रोफेशन। जल्दी से अमाउंट बताओ, कितने में खरीदा मैंने, 60,000, और जब कन्वर्ट किया तब की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 5,50,000। क्वेश्चन अभी सिंपल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर डेट की एक ही वैल्यू दे रखी है। आगे आने वाले क्वेश्चन में इसकी दो वैल्यू देगी कि सर एक तो फेयर मार्केट वैल्यू थी और एक एग्रीड वैल्यू थी। एग्रीड वैल्यू नहीं देखनी होती है, इसमें क्या देखनी होती है, फेयर मार्केट वैल्यू। बेटा जितना भी हमने प्रोविजंस पढ़े हैं ना, अक्सर सारी जगह पे फेयर मार्केट वैल्यू ही देखते हैं, एग्रीड वैल्यू तो सिर्फ एक जगह देखते हैं। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तब एग्रीड वैल्यू देखते हैं, बाकी तो हर टाइम क्या देखते हैं अपन, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। ओके, तो सर ये कैपिटल गेन है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, इंडेक्सेशन। और 550 की चीज़ अल्टीमेटली सोल्ड कितने में हुई, 6 लाख में, तो 50,000 का क्या आ जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये तो यहाँ से आ गया सर 50,000 है, और यहाँ इंडेक्सेशन करो, 60,000 डिवाइड बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 331, 1,743 मेरे से ले लेना, ठीक है। निकालो डिफरेंस। 3,80,256.257 कर देते हैं यार, 3,80,257। चेक कर लो सही है कि नहीं, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ा ना अपन ने, 4 पढ़ना है ना अपन को। पेज नंबर 382। M held 2,000 shares in a company ABC Limited, an Indian company. This company amalgamated with another Indian company XYZ Limited during the previous year 31st ending 31st March 2024. अमालगमेशन का केस है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में क्या हो गई है, अमालगमेट हो गई। पुरानी वाली कंपनी के शेयर्स हमारे पास थे, ठीक है। अब उस शेयर्स के बदले में हमें क्या मिल जाएंगे, नए शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। Under the scheme of amalgamation, M was allotted 1,000 shares in a new company. The market value of shares allotted is higher by 50,000 than the value of holding in ABC Limited. इन्होंने, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने सारी फिगर्स नहीं दी, सिर्फ इतना बोला है कि पुराने जो मेरे पास शेयर्स थे ना, उससे जो उसके बदले में जो नए शेयर्स मिले, नए शेयर्स की वैल्यू 50,000 से मार्केट प्राइस क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे क्वेश्चन लग रहा है, ये यूँ पूछेगा क्या ये 50,000 रुपये टैक्सेबल है, क्या नहीं है सर, इसको ट्रांसफ़र नहीं मानते। अगर मान लो मैंने कोई शेयर्स 5 लाख में ख़रीदे थे, अब वो कंपनी अमालगमेट हो गई किसी नई कंपनी के साथ, और जो मुझे बदले में शेयर्स मिले उसकी मार्केट वैल्यू 5,50,000 है, तो 50,000 आज टैक्सेबल नहीं होंगे। अब जब मैं नए वाले शेयर्स को असल में कभी बेचूंगा तो कंपेयर करूंगा कि मैंने 7 लाख रुपए में मान लो बेचे, तो 5 की चीज़ 7 में बेची, 2 लाख का कैपिटल गेन मेरा। लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। The assessing officer proposes to treat the transaction as an exchange and to tax 50,000 as capital gain. Is he justified? Assessing officer justified है क्या? नहीं। As per section 47 इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते। In the above example, the transaction is squarely covered by the exemption explained above, and the purpose and the proposal of the assessing officer to treat the transaction as transfer is not justified. इन्होंने सेक्शन नंबर भी नहीं लिखा, आपको मैंने सेक्शन नंबर याद रखा है, 47 लिखोगे आप लोग। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लल्लू लल्लू, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा ये। चलो आगे बढ़ूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं
ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जितना आज की क्लास में हो रहा है कवर उतना हो रहा है, बाकी के मैं आपको टास्क दूंगा 4 से 5 क्वेश्चन घर से पढ़ के आने को, ठीक है। आप घर से पढ़ के आओगे, कोई डाउट नहीं निकलता है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, किसी एक का भी डाउट निकलता है तो फिर मैं क्लास में उस क्वेश्चन को कराऊँगा, ठीक है। मीन्स अभी आपकी श्रद्धा, तुम्हारी मर्जी, पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो जयराम जी की, पास होना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो फिर से जयराम जी की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज? मिस्टर ए परचेज गोल्ड इन 1970 फॉर 25,000. In the previous year 23-24 he gifted it to his son at the time of marriage. Fair market value of the gold on the day of gift was 1 lakh. ट्रांसफ़र है कि नहीं है? गिफ्ट ट्रांसफ़र नहीं है तो टैक्सेबल नहीं आएगा। A house property is purchased by Hindu undivided family in 1945 for rupees 20,000. It is given to one of the family member in previous year 23-24 at the time of partition of the family. Fair market value on the date of partition was 12 lakh. फैमिली ने खरीदी, एक बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया, जायदाद दे के करिए, मतलब पार्शियल पार्टीशन, वो घर उसके नाम पे कर दिया, तो पार्टीशन को ट्रांसफ़र माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? पहला ही केस था मानो कि कंप्लीट पार्टीशन हो के पार्शियल पार्टीशन हो, ट्रांसफ़र नहीं मानते। दूसरा केस था गिफ्ट, विल और इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र को भी ट्रांसफ़र नहीं मानते। मिस्टर बी purchased 50 convertible debentures of 40,000 in 1995 which were converted into 500 shares worth 85,000 November 2023 by the company. Conversion of debentures into equity shares transfer नहीं मान, convertible debentures हो कि convertible preference shares, इनके conversion को transfer नहीं मान। संपला? 6. Mr. Abhishek, a senior citizen, mortgage his, अरे यार reverse mortgage है, मैं नहीं पढ़ रहा यार, चलो आगे। रिवर्स मॉर्गेज को ट्रांसफ़र नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं आता है, एग्जेम्प्ट है, उससे जो पैसे मिलते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1043। और ट्रांसफ़र को और इस रिवर्स मॉर्गेज की डील को ट्रांसफ़र नहीं मानते अंडर सेक्शन 1040 नहीं अंडर सेक्शन 47। ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र नहीं मानते अंडर सेक्शन 47, जो पैसे मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1043। इलस्ट्रेशन नंबर 7, examine with reason whether the following statements are true or false. Alienation of a residential house in a transaction of reverse mortgage under the scheme made and notified by the central government is treated as transfer for the purpose of capital gain. False. Zero coupon bond of eligible corporation held for 14 months will be long term capital asset. Zero coupon bond, टन 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 घंटी बजी, 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। 14 मंथ्स बोल रहा है तो 1 साल में 15 महीने होते हैं कि ढक्कन हो 12 ही होते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में ट्रू है। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट्स आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडम्पशन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जीरो कूपन इसीलिए तो बोलते हैं कि मैच्योरिटी से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सारा पैसा कब मिलेगा? मैच्योरिटी पे। आता है कि नहीं? जानवी देखो समझ में आ रहा है, ये सारी बातें समझ में आ रही है? ये पढ़ लिया अपन ने, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, उस अभी पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है। अब इतने पन्ने पलटाने में एक सेक्शन 49 निकल गया जो अभी अपन ने नहीं पढ़ा, निकल गया सो निकल गया, अब तो अपन तो आगे पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 रीड करो प्लीज़। ये भी मेरे को सिद्धि वाला लग रहा है। वही है, अच्छा ईयर भी चेंज है एक दो, देख अमाउंट भी थोड़े बहुत चेंज है इसमें, नाम भी चेंज होगा इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ूँ, मैं नहीं करा रहा, मैं तुमसे नहीं हो तो हमने नाला खुलवा रखा है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है।
इलस्ट्रेशन नंबर 9। अरे साले, मैं वो एक स्टोरी सुनाता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये पता है आपने क्या बोला इसने? अरे कोई बात नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ तो टेंशन क्यों ले रहे हो। इसने बोला आज तो वो नहीं आया, ठीक है, ऐसा है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा पता है क्या होता है कि ऊपर वाले को ये बातें बहुत बुरी लगती है, बहुत जल्दी आता है। एक बार क्या हुआ कि आपको अगर याद हो, आप उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे होंगे, शायद आपने उस टाइम अपने घर में ये नाम सुना हो, चिकनगुनिया। बताया ना मैंने? हाँ, वो चिकनगुनिया आया था, तो वो बहुत फैल रहा था उन टाइम पे। तो हमारे सामने एक कमीने की दुकान थी, बढ़िया बंद हो गई साले की, ठीक है। तो मैं वहाँ गया, तो मैं कुछ सामान लेने गया होगा, तो वहाँ पे एक दो कस्टमर और खड़े थे, चिकनगुनिया की बात चल रही थी। तो मैंने कहा थैंक गॉड अभी तक हमारे घर में तो किसी को भी नहीं हुआ। उसने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोला थैंक गॉड, मैंने थैंक गॉड करके बोला। उसको मैंने बोला कल ही ले, मैं तेरे कल ही ले कि अब देख तू। और सही में अगले दिन मेरी मम्मी को भी हो गया और मेरी दादी को भी हो गया। थैंक गॉड वो लोग ठीक तो हो गए, लेकिन मेरी दादी की हेल्थ उसकी वजह से बहुत डाउन हो गई उस पर्टिकुलर ईयर से। ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। किसी की कमियों के बारे में कभी नहीं बोलते, हम इतने अच्छे नहीं हैं। सिंघानिया एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटरशिप ओन्स 6 मशीन, ये नहीं कर सकते बेटा अपन, ये वाला क्वेश्चन अपन नहीं कर सकते। कुछ बोल रही है मानी? नहीं कह रहा हूँ, छोड़ दूँ, ये वाला छोड़ दूँ ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्यों नहीं कर सकते वो समझाता हूँ मैं आपको। सिंघानिया एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटरशिप ओन्स 6 मशीन पुट इन यूज फॉर बिजनेस इन मार्च 2022। अंडरलाइन करो, द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज चार्ज एट 15%। ये वाली लाइन अंडरलाइन कर दो, और ऊपर जहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 की पट्टी चल रही है ना, उधर लिख लो डेप्रिशिएबल असेट। क्या लिख दो? डेप्रिशिएबल असेट। और ये टॉपिक पूरे 1 घंटे का टॉपिक है, पहले हमें पढ़ना है। हमने डेप्रिशिएबल असेट पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना नहीं सीखा। क्यों सर, इसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि सोचो, मैं कोई चीज़ 10 लाख की खरीद के लाया, अब मैं उसको 12 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अभी इग्नोर कर दो इंडेक्सेशन को। 10 की चीज़ को मैं 12 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, मेरा कैपिटल गेन कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख पे मुझे टैक्स देना है। क्लियर? डेप्रिशिएबल असेट में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कोई असेट 10 लाख रुपए की खरीद के लाया और उसको मैं मेरे बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं कंटिन्यूसली क्या चार्ज कर रहा हूँ? डेप्रिसिएशन। मतलब 10 की चीज़ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करते करते 0 हो जाएगी, और जो पूरे 10 लाख है उसका बेनिफिट मुझे मेरे बिजनेस की इनकम से मिल जाएगा। हर साल में मेरे बिजनेस की इनकम में 5 लाख रुपए कमाता हूँ, पर ये 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन का माइनस करके टैक्स तो कितने पे करता हूँ मैं? 4 लाख। मतलब वो जो असेट में 10 लाख की खरीद के लाया था, उसकी कॉस्ट का बेनिफिट मैं ऑलरेडी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ? लेता हूँ ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि 10 लाख रुपए की जो मेरी कॉस्ट लगी है, वो कॉस्ट 10 सालों में मेरे बिजनेस की इनकम से रिकवर होगी कि नहीं होगी? मैंने टैक्स नहीं दिया ना उसके ऊपर, मतलब 10 लाख की कॉस्ट का बेनिफिट मुझे बिजनेस प्रोफेशन में मिल गया। ये आखिरी लाइन समझ में आ गई कि 10 लाख की कॉस्ट का बेनिफिट मुझे बिजनेस एंड प्रोफेशन में मिल गया। क्लियर? अब आप कह रहे हो कि सर ये 10 लाख की जो कॉस्ट थी ना, ये पूरे 10 लाख का बेनिफिट नहीं मिला, पूरे 10 साल हमने नहीं चलाई, हमने 4 साल ही चलाई और हमने इसको 12 लाख रुपए में बेच दिया। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि 10 की चीज़ हमने 12 में बेची, 2 लाख का कैपिटल गेन। अबे वो कहाँ से 2 लाख का? 10 की चीज़ पे 4 लाख तो डेप्रिशिएट करके उसका बेनिफिट तो तू बिजनेस प्रोफेशन में ले चुका। अब तेरे लिए तो उसकी कॉस्ट कितनी बची है? 6। तो 6 की चीज़ तूने कितने में बेची? 12 में। तो कैपिटल गेन कितना होना चाहिए? 6 लाख होना चाहिए। होना चाहिए, पर ये टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा। आज संडे है, आज लाइट मूड से चलेंगे। अभी इसमें और भी बहुत सारी बातें आएंगी, वो अपन कब पढ़ेंगे? कल। हाल फिलहाल सिर्फ इतना है
कि 10 को 12 से कंपेयर नहीं कर सकते, 4 का कोई ना कोई रोल तो आएगा, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। 4 1 6, ये भी नहीं कर सकते। इसमें आप सेकेंड लाइन में अंडरलाइन कर लो स्लम सेल, और सेम बात इलस्ट्रेशन नंबर 10 वाली पट्टी पे लिख दो स्लम सेल। ये टॉपिक भी हमारा पढ़ना बाकी है। स्लम सेल क्या होता है कि आपने अपने मल्टीपल असेट सिंगल ट्रांजेक्शन में सोल्ड कर दिए। ये कब होता है कि जब मैंने मेरा पूरा बिजनेस एक साथ सिंगल वैल्यू में किसी को सोल्ड कर दिया हो। तो जब बिजनेस सोल्ड किया, अमलगमेशन नहीं है, अमलगमेशन एक टेक्निकल टर्म है, सिर्फ कंपनीज के केस में ही यूज़ होता है। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में और इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में अमलगमेशन टर्म यूज़ नहीं होता, पर हो वही रहा है। मैंने मेरा चलता चलाया बिजनेस, हार्दिक को सेल कर दिया 10 लाख रुपए में, ठीक है। तो जब मैंने 10 लाख रुपए में बिजनेस सेल किया तो एक तरीके से मैंने बिजनेस के सारे असेट्स सेल कर दिए, लेकिन असेट्स के साथ साथ मैंने लाइबिलिटीज़ भी दे दी उसको। पूरा बिजनेस सिंगल ट्रांजैक्शन में गया है, तो इसको अपन बोलते हैं स्लम सेल। स्लम मतलब कहाँ से आया? लमसम से आया है। ये कहाँ से आया? लमसम से। तो ये स्लम सेल वाला टॉपिक भी हमें पढ़ना है, नोट से पढ़ेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 4 2 इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्या स्पीड से कर रहे हैं यार अपन। मिस्टर सी परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस इन जुलाई 20, 2021। अरे तो वो है अपना घर के बदले घर, है ना। मिस्टर सी परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 20, 2021 फॉर 10 lakh and made some additions to the house incurring 2 lakh in August 2021। तो ऊपर 10 लाख को अंडरलाइन करके लिख दो COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 2 लाख को अंडरलाइन करके क्या लिखोगे? COI, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2023, 20 lakh। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ही स्पेंट 5 lakh टू परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी इन सितंबर 2023। घर बेच के घर तो खरीदा है, पर शर्त क्या है कि जो घर बिका वो कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। चेक करो लॉन्ग टर्म है क्या। डेट से देखेंगे ना, जुलाई 20, 2021। तो जुलाई 20 के बाद 20 जुलाई 2022, 20 जुलाई 2023। तो 20 जुलाई से पहले पहले अप्रैल में ही भेज दिया उसने। तो ये शॉर्ट टर्म है। देखो सॉल्यूशन में नीचे मोटा मोटा दिख रहा है शॉर्ट टर्म, है ना। तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा इसको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है, शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन भी नहीं है, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 20 लाख में बेचा, 10 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 2 लाख कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म है इसलिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर सेम चीज़ लॉन्ग टर्म होती तो इंडेक्सेशन भी होता और 5 लाख का एग्जेम्पशन भी मिलता, ठीक है। बेवकूफ़ है सबसे बड़ा गधा। 20 जुलाई को चीज़ लॉन्ग टर्म बन रही थी, 2-3 महीने में इसके पापा क्या जाता, आराम से बेचता 20 जुलाई के बाद, ठीक है। लेकिन इसने बेचा नहीं है, तो तुम्हें बताया उसने। 54F पढ़ा दिया क्या मैंने तुम लोगों को? पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब एक केस सुनाता हूँ आपको। हाँ, ये खड़े हो जाओ ना, केस सुनाओ, बड़े मज़ेदार, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट था, तो वो अपना घर बना रहा था। अब ये बड़े लोग जब घर बनाते हैं ना, तो आन बान शान पे ले लेते हैं। इनका मतलब घर बनना चाहिए बढ़िया वाला। तो आराम से 2-4 करोड़ का उसने घर बनाया। तो क्या करते हैं बड़े लोग जब घर बनाते हैं, पुराना वाला घर बेचते नहीं है, अपनी सारी चीज़ें बेचते हैं। दुनिया भर की जो प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठी कर रखी होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को बेचते हैं और घर बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ को बेचते हैं और घर बनाते हैं, ठीक है। तो अब जब इनकी कोई प्रॉपर्टी बिकती है, मान लो उसकी कोई प्रॉपर्टी बिकी 50 लाख की, तो 50 लाख जब पैसे आएंगे तो घर में 50 लाख एक साथ नहीं लग सकते, थोड़े थोड़े करके लगेंगे। तो उस क्लाइंट ने क्या समझदारी करी कि वो जो 50 लाख की उसने कोई दुकान बेची थी, 50 लाख की दुकान बेची, तो उसको इमीडिएट ज़रूरत सिर्फ 35 लाख की ही थी। मैं शायद नंबर्स कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, इमीडिएट उसको ज़रूरत 35 लाख की ही थी।
तो उसने रिमेनिंग 15 लाख रुपए के 2 छोटे छोटे प्लॉट्स खरीद लिए, क्योंकि उसको बाकी के पैसों की ज़रूरत 6-7 महीने बाद पड़ने वाली थी। तो 2 प्लॉट खरीद लिए, 2 प्लॉट खरीदे, 6 महीने बाद पैसों की ज़रूरत पड़ी तो 2 प्लॉट वापस से बेच दिए, और वो जो 15 लाख रुपए में प्लॉट खरीदे थे ना, उसको 16 लाख रुपए में बेचे। मतलब उस 6 महीने में उसने 1 लाख रुपए कमा लिए। तो बड़ा खुश होकर आए थे, क्योंकि साल ख़त्म हो गया। तो अब मेरे पास आए वो कि सर ये रिटर्न फाइल करो। तो हम ट्रांजेक्शन देख रहे थे, तो उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि देखो मैंने तो ऐसा दिमाग लगाया, 1 लाख रुपए और कमा लिया। मैंने कहा पिक्चर बन गई तुम्हारी। बताओ क्या पिक्चर बनी उनकी। पहले अगर पूरे 50 लाख रुपए यहाँ लगा देता, एग्जेंट हो जाते, क्योंकि पैसे डायरेक्टली कहाँ लग गए, घर में। दुकान जो बिकी थी वो लॉन्ग टर्म थी, एनी लॉन्ग टर्म असेट बेच के घर खरीदे, सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन मिल जाता। साले तूने प्लॉट वो दुकान बेच के तो रेजिडेंशियल हाउस कुछ और खरीद लिया, प्लॉट खरीदा, रेजिडेंशियल हाउस भी नहीं खरीदा, प्लॉट खरीदा, और उसको भी 6 महीने में बेच दिया। रेजिडेंशियल प्लॉट भी खरीदे होते तो लॉकिंग पीरियड काम नहीं आया उसके, 6 महीने में बेच दिया। तो साला तेरा ये 1 लाख भी टैक्सेबल और वो 15 लाख भी टैक्सेबल, पूरे 16 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए उसके। 16 लाख रुपए पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया उसका, 20%, 3,20,000 का टैक्स देना पड़ गया उसको। मैंने कहा भाई साहब मेरे को एक फ़ोन तो कर देते, फ़ोन करते तो बताता कि 1 लाख बचाने के चक्कर में 3,20,000 का टैक्स लग गया आपका। उसने सर पकड़ लिया उस दिन, और उसके बाद से अपनी बीवी को, अपने पापा को, घर वालों को, किसी को फ़ोन करे ना करे, हर चीज़ से पहले मेरे को फ़ोन करता है। घर के लिए सुई भी खरीदता है ना, पहले मेरे को फ़ोन करता है, मुझसे भाई ये करूँ कि नहीं करूँ, ऐसे करूँ कि नहीं करूँ। तब मैं बताता हूँ कि हाँ ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। मतलब अब वो सारी प्रॉपर्टी कितने में बेचनी है, कितने में खरीदनी है, कितने के पेपर बनाने हैं, हर चीज़ पहले मुझसे सलाह लेता है, उसके बाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब वही सारी चीज़ें हो रही हैं। वो बेवकूफ़ ने अप्रैल में बेच दी तुम्हें समझाने के लिए कि देखो मैं बेवकूफ़ हूँ, अप्रैल में बेचता हूँ तो ऐसे होता है, जुलाई में बेचता तो जो तुम सोच रहे थे वैसा हो जाता। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है भाई? 12 कहाँ पर है, बोल बेटा। अरे एक तो 430 बोलता है, एक 430 बोलता है, साले हिंदी मीडियम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 75 lakh arising from transfer of building on 1st May 2023 will be exempt from tax if such capital gain is invested in the bonds redeemable after 5 years issued by NHAI under section 54 EC। ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सोल्यूशन पढ़ रहा हूँ मैं। Examine with reasons whether the given statement is true or false having regard to the provision of income tax। True or false? हाँ क्या बात है यार सिद्धार्थ यार, तेरे को किसी की नज़र ना लगे और तू भी सुधर जाए। ठीक है, तो सर सारी बात सुनने के बाद तो लग रहा था ट्रू है, लेकिन अमाउंट की वजह से फॉल्स है। पूरा 75 लाख एग्जाम नहीं होगा, कितना होगा मैक्सिमम 50 लाख ही होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। फिर ये इंग्लिश तो आती होगी तुम लोगों को, पढ़ लोगे तुम सोल्यूशन तो, ठीक है ना। नहीं हो रही मेरी इच्छा यार। क्या टाइम हो गया? बस हो गया टाइम हो गया। फिर तो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पढ़ाने लायक होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो जयराम जी की। कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द एस्टिमेट इन द फॉलोइंग केसेस। A, B, C, D 4 लोग हैं। टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ मिस्टर A, B and C, D पे टैक्स। अरे 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 ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, पर ये टॉपिक बहुत सिंपल है, मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। दो टैक्स रिजाइम है, NTR और ATR। ATR मतलब डिफ़ॉल्ट, जान दो जयराम जी की कर दो उसको, अभी नहीं पढ़ रहे उसके बारे में। नॉर्मल टैक्स रिजाइम NTR। क्या स्लैब है इसकी? पहले 2.5 लाख माफ, इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर बात करनी है अपन को। जो पहले 2.5 लाख माफ है उसको अपन बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं? अब ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, कि 2.5 लाख माफ है तो मुकेश अंबानी के भी माफ है। अब जब उसके 2.5 लाख माफ हो रहे हैं तो बस फिर तो हम जीत गए। उसके ही माफ हो रहे तो हम तो सीना चौड़ा करके जाएंगे भाई, हमारे भी तो क्या होंगे, माफ होंगे ही होंगे।
अब ये 2.5 लाख कोई सी भी इनकम हो सब माफ़ होता है। एग्जाम्पल समझो, मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो स्पेशल रेट लगती है 20%, और बाकी की इनकम पे क्या लगता है, स्लैब लगता है। तो अभी अपन यूँ एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी सिद्धि कहीं पे जॉब करती है, उसकी सैलरी है 4 लाख रुपीज़, और उसने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उधर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 2 लाख रुपीज़, तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 6 लाख। इस 6 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा कि 2 लाख पे 20% फिक्स 40,000, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, सिंपल। और बाकी के 4 लाख पे क्या हो जाएगा, स्लैब अप्लाई हो गया, मतलब इस 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए माफ़ और 1.5 लाख रुपए पे 5%, 1.5 लाख का 5% हो जाएगा आपका 7,500 रुपये। तो 2 लाख का 20,000 40,000 वो 7,500 ये 47,500 क्या देना है, इसको टैक्स देना है। आ रहा है समझ में, आम जिंदगी। अब मान लो सिद्धि की जैसी हरकतें थी, उस वजह से उसकी सैलरी हो गई कम और उसकी सैलरी लगी 2 लाख, पर कैपिटल गेन से भी उसने कितना कमाया, 2 लाख। तो हमने तो यूँ पढ़ा है कि 2 लाख पे तो फ्लैट रेट है 20%, लेकिन उसकी स्लैब वाली इनकम कितनी है, सिर्फ 2 लाख ही है। मतलब इसको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख होती है, उसकी पूरा बेनिफिट नहीं मिला ना, इसको उस 2.5 लाख में से कितने का बेनिफिट मिला, सिर्फ 2 लाख का। तो 50,000 की जो इसकी लिमिट है उसको अपन बोलेंगे, ये वर्ड्स पकड़ लेना, क्या बोलेंगे, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलेंगे, जो एग्जॉस्ट नहीं हो पाई, जो यूटिलाइज नहीं हो पाई, या फिर अनयूटिलाइज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, अब इस 50,000 का बेनिफिट अपन कैपिटल गेन में भी ले सकते हैं। इस 2 लाख में भी अपन 50,000 माइनस करा के 1.5 लाख रुपए का 20% टैक्स देंगे। ठीक है, अब कोई 1.5 शाना बने, वो यूँ कहे कि सर एक काम करो, आप तो पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ कैपिटल गेन पे ले लो, कि 2.5 में से 2 इसमें यूज़ कर लिया, और बचे हुए जो 2 लाख की थी उसमें से 50,000 यूज़ करके बाकी के 1.5 लाख में मैं 5% देने के लिए रेडी हूँ। तो अपने बाप का राज नहीं। पहले स्लैब नॉर्मल वाली इनकम पे ही एप्लीकेबल होता है, वो तो सरकार उपकार कर रही है फिर से कि अगर तुम्हारी नॉर्मल वाली इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है और आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अनयूटिलाइज रह जाती है, तो उसको आप कैपिटल गेन में भी क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन है, कल करेंगे। बाय टाटा, सी।